हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में। ठीक है, थोड़ा एक अलग टॉपिक आज यहाँ से शुरू होने वाला है और महत्वपूर्ण भी है और सरल भी। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत वाला टॉपिक नहीं है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ, किस प्रकार संस्कृत से हम हिंदी तक का सफ़र तय किया है भाषाओं ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो उसी क्रम में थोड़ा सा हमें भाषा परिवार को समझना है। ठीक है, तो दोस्तों भाषा परिवार का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा सिंपल में, जैसे हमारा परिवार होता है ना, तो ठीक इसी प्रकार से भाषाओं का भी परिवार होता है। और एक भाषा परिवार के अंतर्गत कई भाषाएं रखी गई है। ठीक है, तो विद्वानों ने कई भाषा परिवार बताए हैं। अभी देखिए 12 से 18। ठीक है, तो 12 से 18 के बीच में भाषा परिवार अभी विद्वानों ने बताए हैं। हर विद्वान के द्वारा यहाँ पर अलग अलग राय दी गई है। ठीक है, किसी ने कहा 10 भाषा परिवार हैं विश्व में, किसी ने कहा कि 12 हैं, किसी ने कहा 14 है, किसी ने कहा 18 है। तो एक मिला जुला के अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो विश्व में 12 से 18 भाषा परिवार माने गए हैं। ये एक अलग टॉपिक है भाषा परिवार का, ये मैं आपको बाद में अलग से करवाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका कनेक्शन है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो विश्व को छोड़िए, इंडिया पे आ जाइए। अगर हम भारत में भाषा परिवार की बात करें तो मुख्य रूप से, वैसे तो 4 हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो 2 भाषा परिवार हैं। ठीक है, एक है आर्य भाषा परिवार और एक है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से कितने हैं, एक आर्य भाषा और एक द्रविड़ भाषा परिवार। जो आर्य भाषा परिवार है, ठीक है, यहाँ पर उत्तर भारत में है, और जो द्रविड़ भाषा परिवार है कहाँ है, दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ तो आपको ऐसे भी पहले से पता होगी। तो जो आर्य भाषा परिवार है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत की जो आर्य भाषाएं थी उनमें सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है, जिसे हिंदी की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। और इसी संस्कृत से हिंदी तक का सफ़र हमें तय करना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को। तो आर्य भाषा परिवार में क्या है, कौन सी भाषा है, जो उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। तो उत्तर भारत की जो भाषाएं थी उनमें सबसे प्राचीन है संस्कृत, और इसी संस्कृत से क्या होगा, हमें हिंदी तक का सफ़र देखना कि किस प्रकार से संस्कृत से हिंदी तक की कहानी है, वही हमें पढ़ना है। तो जब संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है, हिंदी का संबंध भी किससे होगा, आर्य भाषा परिवार से होगा। संस्कृत का संबंध भी फिर किससे है, आर्य भाषा परिवार से है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ पर कि संस्कृत का संबंध किससे है, आर्य भाषा परिवार से, और हिंदी का संबंध भी किससे होगा, फिर आर्य भाषा परिवार से। लेकिन ये आर्य शब्द आया कहाँ से, हमें ये जानना है अब। ठीक है, हमें ये जानना है कि ये आर्य शब्द कहाँ से आया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अधिकांश विद्वानों का क्या मानना है कि जो ये आर्य लोग थे, ठीक है, आर्य लोग, ठीक है, आर्य कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक है, आर्य क्या है, समूह का नाम है। ठीक है, एक जाति का नाम है। और इस आर्य शब्द से ही कहानी शुरू होगी संस्कृत की। ठीक है, और जब संस्कृत को हम समझेंगे अच्छे से, संस्कृत के बाद जब पाली देखेंगे, प्राकृत देखेंगे, अपभ्रंश देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके क्रम में जब बढ़ेंगे तब जाके हिंदी की बात आएगी। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, आर्य से शुरू हो रही है। और ये आर्य जब यहाँ इंडिया आते हैं, इनकी पूर्वी शाखा कहाँ आती है, इंडिया आती है, तो यहाँ पर ये संस्कृत बोलना शुरू करते हैं। तो आपने पढ़ाई होगा इतिहास में कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और ऐसा किसका मानना है, मैक्स मूलर का मानना है। लेकिन अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग राय भी दी गई है। ठीक है, आपने विलियम जोन्स नाम सुना होगा, उन्होंने कहा कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, आर्कटिक प्रदेश से ये आर्य लोग आए थे। तो ये सभी चीज़ें आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो मध्य एशिया से अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है कि आर्य लोग आए थे। और ये फिर क्या किया इन्होंने, ये अलग अलग भागों में बढ़ गए। एक शाखा इनकी कहाँ आ गई, इंडिया आ गई। और इंडिया में इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा को बोलना शुरू किया। और ये कहानी है 1500 ईस्वी पूर्व की। ठीक है, तो 1500 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, आर्य भाषा का उदय होता है, ये कह लीजिए संस्कृत भाषा का उदय होता है। 1500 ईस्वी पूर्व मैंने बताया है आपको यहाँ पर, लेकिन कई किताबों में आपको 2000 ईस्वी पूर्व भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहीं पर आपको 2500 ईस्वी पूर्व भी मिलेगा, लेकिन 1500 ईस्वी पूर्व सबसे प्रमाणिक माना गया है। और जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ पर भी आंसर 1500 ईस्वी पूर्व दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे आर्य भाषा का प्रारंभ हम कितना मानेंगे, 1500 ईस्वी पूर्व मानेंगे इंडिया में। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था, आर्यों के द्वारा हुआ था। इनकी पूर्वी शाखा यहाँ पर आई थी। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए आर्यों का भारत आगमन। तो मध्य एशिया से देखिए यहाँ पर, ये मध्य एशिया यहाँ, तो यहाँ से इनकी पूर्वी शाखा कहाँ आ रही है,
इंडिया आ रही है, इंडिया का मैप यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आते ही इंडिया में बस जाते हैं और संस्कृत बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आर्यों के जो मूल निवास स्थान है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, आर्कटिक प्रदेश कहा था। विलियम जोन्स ने यूरोप कहा था। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया कहा था और मध्य एशिया ही सर्वाधिक, ये देखिए यहाँ पर माना गया। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के मत से सहमत है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया से भारत आए थे। अब जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जब आर्य लोग क्या करेंगे, इंडिया में आएंगे, ठीक है, तो इनकी जो भाषाएं हैं उसको 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है, 3 चरणों में बांटा गया, ध्यान रखेंगे। एक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। मैंने आपको बताया था कि 1500 ईस्वी पूर्व में आए, तो टाइम पीरियड आसान होगा याद रखना, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसके अंतर्गत हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे, ठीक है। संस्कृत में भी यहाँ पर 2 प्रकार की संस्कृत का अध्ययन करेंगे, एक वैदिक संस्कृत का और एक लौकिक संस्कृत का, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पाली का, प्राकृत का और अपभ्रंश का, ठीक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक यहाँ पर क्या है, हिंदी, मराठी और पंजाबी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कितने चरणों में बांटा गया है। एक तो हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, यहाँ पर हमें केवल संस्कृत का अध्ययन करना है। मध्यकाल जब आ जाएगा तो हमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इस प्रकार से पढ़ेंगे। आधुनिक में क्या होगा, हिंदी, मराठी, पंजाबी आदि जो लैंग्वेज है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो जब ये आर्य लोग इंडिया में आए, ठीक है, जब आर्य लोग क्या हुआ, इंडिया में आए, तो ये क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत भी किस प्रकार की बोलते थे, थोड़ा सा ये देखना भी जरूरी है। संस्कृत के यहाँ पर 2 रूप हमें देखने को मिलेंगे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसी वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृति का विकास हुआ है, लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है, इसको हम देखना है। आज हमारा टॉपिक कुल यही रहेगा। आज के जो लेक्चर में हम केवल प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को ही पढ़ेंगे। तो जब ये आर्य लोग क्या किया, इन्होंने ये यहाँ कहाँ आए, इंडिया आए, तो ये संस्कृत बोलते थे उस समय। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी संस्कृत बोलते थे, सबसे पहले बोलते थे ये वैदिक संस्कृत। और इसका टाइम पीरियड देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप, देखिए ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का टाइम पीरियड कितना है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। यहाँ से प्रश्न आए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको टाइम पीरियड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है, वैदिक संस्कृत का 1500 से 1000 और फिर लौकिक संस्कृत का 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। तो ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आगे हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो जब ये आर्य लोग, आपको क्या लगता है, जब यहाँ आए तो केवल यहाँ पर केवल वैदिक संस्कृति बोली जाती होगी, कुछ और भाषा यहाँ पर नहीं रही होगी क्या। तो जब ये आर्य लोग यहाँ आए तो वैदिक संस्कृति के साथ साथ कुछ ना कुछ लोकल बोलियाँ भी चल रही थी, बोली कह लीजिए या भाषा कह लीजिए, ठीक है। तो उनका लेकिन उतना बड़ा दायरा नहीं था, उतना बड़ा क्षेत्र नहीं था। लेकिन अधिकांश आर्य लोगों द्वारा क्या बोली जा रही थी, वैदिक संस्कृत बोली जा रही थी। हम इसको वैदिक संस्कृत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेदों की रचना क्या हुई है, इसी संस्कृत में हुई है, इसलिए इसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। साथ ही साथ इसको देववाणी भी कहा जाता है, ठीक है। तो देववाणी, क्योंकि देखो वेदों की रचना हो रही है, यहाँ पर उपनिषद हो गए, तो ये सारे लिखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको देववाणी भी कहा जाता है। तो वैदिक संस्कृत तो बोली जा रही थी, लेकिन कुछ लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर साथ में चल रही थी, ठीक है, छोटी मोटी बोलियाँ यहाँ पर चल रही थी। तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड लगभग 500 साल हो गए। 500 साल बाद कुछ ना कुछ भाषा में परिवर्तन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत को जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात रही होगी, तो वैदिक संस्कृत को लगभग कितने साल हो गए, 500 साल हो गए। और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर आगे आने लग जाएगी, स्थानीय बोली कह लीजिए, भाषा कह लीजिए, वो यहाँ पर आगे आने लग जाएगी। तो लोगों ने क्या किया, जो कुछ तो वैदिक संस्कृत तो बोलते थे केवल, लेकिन कुछ लोग वैदिक संस्कृत नहीं बोल पाते, दिक्कत होती थी क्योंकि कठिन लैंग्वेज थी। तो वैदिक संस्कृत के साथ साथ अपनी लोकल लैंग्वेज उन्होंने क्या कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। तो वैदिक संस्कृत भी बोल रहे हैं और अपनी लोकल लैंग्वेज भी बोल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति केवल एक ही लैंग्वेज बोलेगा। अब आज की बात कर ले हम, तो आज की बात अगर हम करें, ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश शब्द का प्रयोग भी कई लोग करते हैं, ठीक है, हिंदी प्लस
इंग्लिश, ठीक है। और एक नई भाषा का उदय हो चुका है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंग्लिश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हिंग्लिश कहते हैं। अब भारतीय सिनेमा को ये उठा लीजिए, भारत की कई फिल्में आप बॉलीवुड में देखते होंगे, वहाँ पर गाने बनते हैं, ठीक है। तो हिंदी गानों के बीच में क्या होता है, आपको इंग्लिश शब्द मिल जाएंगे। बहुत गाने अब ऐसे आने लगे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चल रही है। तो एक नई भाषा का उदय हो गया जिसे हम हिंग्लिश कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हिंग्लिश कह रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा, प्रख्यात लेखक हैं, कौन है, सलमान रुश्दी, ठीक है। सुना होगा आपने इनका नाम, सलमान रुश्दी। तो ये अपनी रचनाओं में क्या करते हैं, इंग्लिश का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो अब यह है कि हिंदी प्लस इंग्लिश दो भाषाएं क्या हो रही है, अब यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश से इंग्लिश नई भाषा एक निकल कर सामने आ रही है। तो ठीक उसी समय भी ऐसे हो रहा था, वैदिक संस्कृत तो लोग बोल ही रहे थे, ठीक है, वैदिक संस्कृत तो बोल रहे थे, लेकिन साथ में लोकल बोली या कोई भी भाषा कह लीजिए वो भी धीरे धीरे पनप रही थी। तो एक विद्वान आते हैं पाणिनि, उनको लगा कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ती है, वैदिक संस्कृत को क्या कर देगी, ये भ्रष्ट कर देगी, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत को ये कहीं भ्रष्ट ना कर दे, तो उन्होंने क्या किया, एक व्याकरण लेके आया। और जब व्याकरण लेके आया पाणिनि ने, ठीक है, तो उस व्याकरण के आने के बाद जो संस्कृत बोली गई उसे कहा गया फिर लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत का जो विकास हुआ है वो वैदिक संस्कृत से ही हुआ है। हमें इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करवा रहे हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है। अब वैदिक संस्कृत में अगर हम इसमें अंतर देखें तो बहुत अंतर है, ठीक है। इसमें तो एक पर्टिकुलर एक अलग बुक आ जाएगी, लेकिन हमें केवल उन टॉपिक पे देखना है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वैदिक संस्कृत का विकसित रूप ही क्या है, लौकिक संस्कृत है। थोड़ा बहुत अंतर की बात की जाए तो लौकिक संस्कृत में देखिए रामायण महाभारत लिखे गए थे, जबकि वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे। वैदिक संस्कृत में अगर हम ध्वनियों की बात करें तो यहाँ पर कितनी ध्वनियाँ होती है, 52 ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत में अगर हम ध्वनियों की बात करें तो यहाँ पर 48 ही ध्वनियाँ हैं। तो 4 ध्वनियों का क्या हो गया था, लोप हो गया था, और इसमें केवल 48 ध्वनियाँ ही बची थी। तो थोड़ा सा अब लिख लेते हैं इनको। तो वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड कितना है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। तो इसमें क्या हुई थी, वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, वैदिक संस्कृत कहा गया। देववाणी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसके, वैदिकी है, वैदिक है, छंदस है, छांदस है, जो नाम किसके द्वारा दिए गए, यास्क पाणिनि के द्वारा दिए गए। तो ध्यान रखेंगे वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड आप सबसे पहले तो। अधिकांश विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, 52 मानी है। 52 में से 39 इसमें व्यंजन माने हैं और 13 इसमें स्वर माने गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 52 आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हरदेव बारी जी की एक बुक आती है, उन्होंने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है, 14। उन्होंने बोला है कि 13 नहीं 14 स्वर थे उस समय, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे फिर, टोटल हो जाएंगे। लेकिन अधिकांश विद्वान कितना मानते हैं, 52 मानते हैं, ये आप ध्यान रखना। 39 व्यंजन हो गए और यहाँ पर 13 स्वर हुए। अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करें, या उत्तर संस्कृत भी इसको कहा जाता है, लौकिक संस्कृत या उत्तर संस्कृत, टाइम पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो लौकिक संस्कृत को ही वैदिक संस्कृत का विकसित रूप माना जा सकता है, ठीक है। उसी से क्या होता है, संस्कृत का विकास होता है। प्राचीन आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। तो प्राचीन आर्य भाषा अर्थात जो संस्कृत है उसका वो रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया वह लौकिक संस्कृत कहा जाता है। अष्टाध्यायी वही जो मैंने आपको बताया था कि जब पाणिनि को लगा कि क्या होगा, वैदिक संस्कृत को लोग भ्रष्ट ना कर दें, तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत को क्यों ना कुछ नियमों में बांध दिया जाए, ठीक है, और एक व्याकरण लाया जाए। और उन्होंने फिर क्या किया, एक व्याकरण लाया। तो एक व्याकरण ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी, किसका, पाणिनि का। लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ थी, 48 ध्वनियाँ थी, जबकि वैदिक संस्कृत में कितनी थी, 52। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। अब लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो रामायण देखिए किसने लिखा था, वाल्मीकि ने, आसान है, सबसे प्राचीन काव्य ग्रंथ माना गया ऐसे। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया, पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा। मुद्रा राक्षक विशाखदत्त के द्वारा। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा तो आप सोचोगे कि मैं इतिहास में चले गया हूँ। तो लौकिक संस्कृत के ग्रंथ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, तो अगर लौकिक संस्कृत आ जाए, वैदिक संस्कृत आ जाए तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे लौकिक संस्कृत में ये लिखा गया है। अब जितना हमने आज पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल, ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा का
काल। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपने आज पढ़ा, देखिए आप कितना आपको याद रहता है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है, दूसरा है 500 से 1000, तीसरा है 1000 ईस्वी से अब तक, और चौथा है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज ही की जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बनाए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं, 4 चरण हैं, 5 चरण हैं या 6 चरण हैं? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ थी? ठीक है, तो वैदिक संस्कृत में 50, 52, 55 और 58। ठीक है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? ठीक है, पाली है, डिंगल, अपभ्रंश या अवबट। और देखिए उत्तर प्रदेश लेक्चरर परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो मैक्सिमम मैं यहाँ पर ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा आपके लिए जो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में पूछे गए होंगे। हर टॉपिक के बाद मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न दूंगा। लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है? पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से और मागधी से। ठीक है, यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो ये जरूरी हमारे लिए कि पुराने क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करें। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ था? तो यूपीएससी स्टेनो एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1600 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, 1400 ईस्वी पूर्व या 1300 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर 6 प्रश्न मैंने आपको आज दिए हैं। ठीक है, आप इन्हें लिखिएगा और अगले वीडियो में मैं आपको इन 6 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप समझिए और अपने नोट्स बनाइए। मिलते हैं जल्दी इस टॉपिक को आगे। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। कलम पढ़ेंगे किसके बारे में? पाली भाषा के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये कंप्लीट अब हो चुका है। अब मध्यकालीन आर्य भाषाएं देखेंगे तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।